Hadley Bull and his concept of anarchical society. This is what is going to be the topic of today's video. लेकिन आपको सबसे पहले ये जानना है, ये समझना है कि why this topic or why this video is important to you and why you should read Hadley Bull and his concept of anarchical society. देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंतर्गत कई थियोरेटिकल अप्रोचेस हैं, जैसे रियलिज्म, लिबरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, क्रिटिकल थियोरी एक्सेट्रा. इन थियोरेटिकल अप्रोचेस में से एक इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल अप्रोच है जिसे कहते हैं इंग्लिश स्कूल अप्रोच. इंग्लिश स्कूल अप्रोच के अंतर्गत भी कई इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, जैसे बैरी बुजान, टिमोथी डून, जॉन विंसेंट, मार्टिन वाइट. इन थिंकर्स में से एक इंपॉर्टेंट थिंकर हैं हेडली बुल. तो अगर आप इंग्लिश स्कूल अप्रोच को समझना चाहते हैं तो आपको हेडली बुल को समझना ही होगा. बिना हेडली बुल को समझे, बिना हेडली बुल के आइडियाज़ को, उनके आर्ग्यूमेंट्स को समझे, आप इंग्लिश स्कूल के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग, एक थरो अंडरस्टैंडिंग को अचीव नहीं कर सकते. सो दिस इज द रीजन व्हाई दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू वॉच द वीडियो टिल द एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश स्कूल अप्रोच एंड हेडली बुल. हेडली बुल इंटरनेशनल रिलेशंस के एक रिनाउंड स्कॉलर, एक रिनाउंड ऑथर और एक रिनाउंड टीचर थे. He was from Australia, but he studied and worked in many places like London School of Economics, Australian National University and Oxford University. हेडली बुल फेमस हैं अपने एक इम्पॉर्टेंट वर्क के लिए. उनकी एक बुक है जिस बुक को इंटरनेशनल रिलेशंस में एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक की तरह भी यूज़ किया जाता है, जिस बुक को इंटरनेशनल रिलेशंस के फील्ड में एक क्लासिक का दर्जा हासिल है. दिस बुक इज कंसिडर्ड टू बी अ क्लासिक इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. द नेम ऑफ दिस बुक इज The Anarchical Society, a study of order in world politics. इस बुक को 1977 में पब्लिश किया गया और पब्लिकेशन के बाद से लेकर अभी तक इस बुक के 4 एडिशंस भी आ चुके हैं. दिस एक्सप्लेन्स दैट हाउ फेमस एंड हाउ इंपॉर्टेंट द बुक इज़. इस वीडियो में हम हेडली बुल के द्वारा इस बुक में दिए गए उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, उन आर्ग्यूमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे. हेडली बुल के साथ जुड़ी एक यूनिक बात यह है कि उनकी थिंकिंग और उनके आर्ग्यूमेंट्स रियलिज्म और लिबरलिज्म के एक ब्लेंड, एक मिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं. आप कह सकते हैं कि हेडली बुल वॉज बोथ अ लिबरल एंड अ रियलिस्ट एट द सेम टाइम. लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हाउ दिस इज पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन वन बी बोथ अ लिबरल एंड अ रियलिस्ट एट द सेम टाइम? देखिए, हेडली बुल के अनुसार रियलिज्म एंड लिबरलिज्म इंटरनेशनल रिलेशंस की ये 2 मेन स्ट्रीम डोमिनेंट अप्रोचेस हैं और दोनों ही अप्रोचेस इंपॉर्टेंट हैं. इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इन अप्रोचेस के द्वारा इंटरनेशनल सिस्टम को मोर और लेस लगभग एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया जाता है. दोनों ही अप्रोचेस में जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को डिपिक्ट करते हुए, दोज आर्ग्यूमेंट्स आर मोर और लेस एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू हेडली बुल. लेकिन हेडली बुल यहाँ पर यह भी कहते हैं कि इन थियोरेटिकल अप्रोचेस के जो कंक्लूजन्स हैं, प्रॉब्लम उन कंक्लूजन में लाई करता है. रियलिज्म के अंतर्गत आपको जो कंक्लूजन देखने को मिलेगा, लिबरलिज्म के अंतर्गत आपको जो कंक्लूजन देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल सिस्टम से रिलेटेड कंक्लूजन जो रियलिज्म का है, जो लिबरलिज्म का है, हेडली बुल के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम इन कंक्लूजन्स में है. रियलिज्म वहाँ तक सही है जहाँ रियलिज्म के द्वारा ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल सिस्टम एनार्किक है, यहाँ कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है. इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेट्स प्राइमरी एक्टर्स होते हैं. स्टेट्स मेनली अपने सेल्फ इंटरेस्ट, अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेकर कंसर्न होते हैं और सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए स्टेट्स कंटिन्यूसली पावर को परस्यू करते हैं. यहाँ तक रियलिज्म के आर्ग्यूमेंट्स, रियलिज्म के ऑब्जर्वेशंस सही है. अप टू दिस पॉइंट हेडली बुल ही सपोर्ट्स रियलिज्म एंड सेज दैट ऑब्जर्वेशन ऑफ रियलिज्म इज करेक्ट. लेकिन रियलिज्म का जो कंक्लूजन है, जहां रियलिज्म ये कहता है कि एनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम में कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन को अचीव करना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और कोऑपरेशन के अभाव में कंट्रीज हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में होंगी. देयर इज गोइंग टू बी वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल. हेडली बुल रियलिज्म के इस पेसिमिस्टिक, इस हॉब्सियन कंक्लूजन को रिजेक्ट करते हैं. इनफैक्ट हेडली बुल लिबरलिज्म के उस आर्ग्यूमेंट को यहाँ एक्सेप्ट करते हैं जहाँ लिबरलिज्म में ये कहा जाता है कि कंट्रीज रैशनल होती हैं. कंट्रीज रैशनल होती हैं, कंट्रीज अपने कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली रिजॉल्व कर सकती हैं. कंट्रीज अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ओवरकम करते हुए कलेक्टिव एंड कॉमन गुड के लिए एक साथ आ सकती हैं या एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकती हैं. लिबरलिज्म के ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, इन आर्ग्यूमेंट्स को हेडली बुल एक्सेप्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं. टिल दिस पॉइंट हेडली बुल सपोर्ट्स लिबरलिज्म. लेकिन इस पॉइंट के बाद जब लिबरलिज्म यूटोपियन एंड आइडियलिस्ट होने लगता है और लिबरलिज्म में ये कहा जाने लगता है कि कंट्रीज़ अपने सभी डिफरेंसेस को भूलकर, अपने नैरो सेल्फ इंटरेस्ट को गिव अप करके कंट्रीज़ मिलकर एक यूनिवर्सल कम्युनिटी या एक वर्ल्ड कम्युनिटी या एक वर्ल्ड गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर सकती हैं. कंट्रीज़ के बीच कॉपरेशन इतना बढ़ सकता है कि कंट्रीज़ नेशनल अथॉरिटीज़ को भी गिव अप कर दें और सुप्रा नेशनल अथॉरिटीज़ को बिल्ड करें.
लिबरलिज्म की ये जो यूटोपियन और आइडलिस्ट कंक्लूजन्स हैं, हेडली बुल लिबरलिज्म के इन यूटोपियन, आइडलिस्ट या इन कांतियन कंक्लूजन्स को रिजेक्ट करते हैं। तो ये दो अप्रोचेस हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल सिस्टम को समझने के। ये दो डोमिनेंट अप्रोचेस हैं। एक है रियलिज्म, जिसे हॉब्सियन ट्रेडिशन भी कहा जाता है, क्योंकि रियलिज्म जो है वो थॉमस हॉब्स के राइटिंग्स पर बेस्ड है। रियलिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड हॉब्सियन ट्रेडिशन। और दूसरा है लिबरलिज्म, जिसे कांतियन ट्रेडिशन भी कहा जाता है, क्योंकि लिबरलिज्म इमैनुअल कांत के राइटिंग से भी कई आर्ग्यूमेंट्स लिबरलिज्म के डिराइव्ड हैं। लिबरलिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड कांतियन ट्रेडिशन। हेडली बुल इन दोनों ही अप्रोचेस के शॉर्टकमिंग्स को हाईलाइट करते हैं और कहते हैं कि ज़रूरत है इन दोनों अप्रोचेस के गुड पॉइंट्स को पिक करने की, उन्हें मिक्स करने की और एक नए अप्रोच को बनाने की। और ये जो नया अप्रोच है, जहाँ पर आपको लिबरलिज्म के भी एलिमेंट्स मिलेंगे, रियलिज्म के भी एलिमेंट्स मिलेंगे, इसी नए अप्रोच को इंग्लिश स्कूल अप्रोच कहते हैं। सो इंग्लिश स्कूल अप्रोच, दिस इज अ काइंड ऑफ मिक्स, अ काइंड ऑफ ब्लेंड ऑफ बोथ रियलिज्म एंड लिबरलिज्म। और आपको समझना है कि इंग्लिश स्कूल अप्रोच को ग्रोशियन ट्रेडिशन भी कहा जाता है। Grotian tradition, this is derived from the name of a 17th century Dutch jurist and a scholar, Hugo Grotius. Hugo Grotius के राइटिंग्स, उनके आइडियाज़ से ये इंग्लिश स्कूल काफ़ी प्रभावित है और इस वजह से इंग्लिश स्कूल अप्रोच को, हेडली बुल के थियरीज़ को ग्रोशियन ट्रेडिशन या ग्रोशियन थियरी भी कहा जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर तीन ट्रेडिशंस हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के तीन ट्रेडिशंस हैं जिनकी बात हेडली बुल भी करते हैं। और ये तीन ट्रेडिशंस क्या है? पहला रियलिज्म, जिसे हॉब्सियन ट्रेडिशन कहा गया है। दूसरा लिबरलिज्म, जिसे हम कांतियन ट्रेडिशन कहते हैं। और तीसरा इंग्लिश स्कूल या फिर हेडली बुल और इंग्लिश स्कूल के थिंकर्स के इंटरनेशनल रिलेशंस थियरीज, जिन्हें ग्रोशियन ट्रेडिशन कहा जाता है। यहाँ आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है कि ये जो आइडिया है दैट इंटरनेशनल रिलेशंस कैन बी व्यूड, कैन बी अंडरस्टूड थ्रू दीज थ्री ट्रेडिशंस, हॉब्सियन, कांतियन एंड ग्रोशियन, दिस आइडिया वॉज ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय मार्टिन वाइट, अनदर इंग्लिश स्कूल थियरिस्ट। मार्टिन वाइट ने इस आइडिया को सबसे पहले प्रपोज किया। इन तीन ट्रेडिशंस की बात मार्टिन वाइट ने सबसे पहले की थी। हेडली बुल मार्टिन वाइट से ही इन ट्रेडिशंस के आइडिया को बोरो करते हैं और फिर अपनी बुक द एनार्किकल सोसाइटी में इन ट्रेडिशंस की बात करते हैं। सो यू शुड नॉट कंफ्यूज दैट हु propounded this idea of traditions for the first time. It was Martin White and not Hedley Bull. अब आते हैं हेडली बुल की मैग्नम ओपस, उनकी मोस्ट फेमस वर्क एनार्किकल सोसाइटी में दिए गए उनके आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर। देखिए, अपनी बुक द एनार्किकल सोसाइटी में हेडली बुल इस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि एक एनार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम में, मतलब एक ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम में जहां कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है, सभी कंट्रीज जहां फ्री हैं, ऑटोनोमस हैं, सॉवरेन हैं, जहां सभी कंट्रीज अपने सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर कंसर्न है और पावर को परस्यू करती हैं, इस तरह के एनार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम में ऑर्डर, पीस और स्टेबिलिटी को कैसे अचीव किया जा सकता है? दिस इज द क्वेश्चन विच कंसर्न्स हेडली बुल। इस सवाल के जवाब के रूप में हेडली बुल कहते हैं कि भले ही इंटरनेशनल सिस्टम एनार्किक हो, लेकिन इस एनार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम में भी ऑर्डर और स्टेबिलिटी को अचीव करना पॉसिबल है। बिना किसी सेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड अथॉरिटी, वर्ल्ड गवर्नमेंट के भी इंटरनेशनल सिस्टम में, एनार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम में ऑर्डर और स्टेबिलिटी को अचीव किया जा सकता है। कैसे? देखिए, अगर आप कंट्रीज के बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व करें, इंटरनेशनल सिस्टम में मौजूद जो कंट्रीज हैं इनके बिहेवियर को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें, तब आपको पता चलेगा कि भले ही ये कंट्रीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देती हों और सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए ये कंट्रीज कॉन्टिन्यूसली पावर को परस्यू करती रहती हों, लेकिन इसके बावजूद भी लगभग इन सभी कंट्रीज को ये पता होता है कि कॉन्फ्लिक्ट, केओस, डिसऑर्डर, इनस्टेबिलिटी से भरा इंटरनेशनल सिस्टम, ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम ये किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। अगर एक बेसिक मिनिमम इंटरनेशनल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी एंड पीस को मेंटेन किया जाए तो इससे हर कंट्री बेनिफिटेड होगा, ये सभी कंट्री के लिए बेनिफिशियल होगा, अच्छा होगा। दिस रियलाइजेशन इज प्रेजेंट in all the countries of the world, in almost all the countries of the world. और ये realization कहाँ से आता है? This realization is there because countries are rational. The decision makers, the foreign policy makers of countries, they are rational. They can think and they can decide and they can foresee the future. And they can easily understand this fact that a chaotic and unstable international system is not going to be good for anyone. तो इसी realization को आधार बनाकर countries accept करती हैं, सभी कंट्रीज एक्सेप्ट करती हैं, फॉर्मली इनफॉर्मली एक्सेप्ट करती हैं कि उन्हें कुछ कॉमन रूल्स, कुछ कॉमन नॉर्म्स बनाने होंगे और इन रूल्स, इन नॉर्म्स को प्रैक्टिस करना होगा
और किसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के अभाव में भी, किसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के नहीं होने के बावजूद भी उन्हें इन रूल्स, इन कॉमन रूल्स, इन नॉर्म्स को अपनाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि इन्हीं कॉमन रूल्स, इन्हीं कॉमन नॉर्म्स के आधार पर एक इंटरनेशनल ऑर्डर, एक इंटरनेशनल स्टेबिलिटी के कंडीशन को स्टैब्लिश किया जा सकता है, उसे मेंटेन किया जा सकता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर हम कह सकते हैं कि सभी कंट्रीज के बीच ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग तो मौजूद है, और इसी कॉमन अंडरस्टैंडिंग की वजह से कंट्रीज एक साथ आते हैं, कोऑपरेट करते हैं, मिलकर कॉमन रूल्स बनाते हैं, नॉर्म्स बनाते हैं, और सिर्फ इन रूल्स, इन नॉर्म्स को बनाते ही नहीं, इन्हें प्रैक्टिस भी करते हैं। और इसी वजह से इंटरनेशनल सिस्टम एनार्किक होने के बावजूद भी स्टेबल होता है। इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की होने के बावजूद भी हम एक ऑर्डर को देख सकते हैं। और ये जो कंडीशन है जहां पर किसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के अभाव में भी, किसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के नहीं होने के बावजूद भी जो सिस्टम के यूनिट्स हैं, दैट मीन्स जो कंट्रीज हैं, वो मिलकर आपस में कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स को, फॉर्मल इनफॉर्मल नॉर्म्स और रूल्स को बनाती हैं, उन्हें फॉलो करती हैं और एक ऑर्डर, एक स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखती हैं। इसी कंडीशन को, इसी सिचुएशन को हेडली बुल इंटरनेशनल सोसाइटी कहते हैं। दिस इज व्हाट ही कॉल्स इंटरनेशनल सोसाइटी। सो हेडली बुल सेज दैट एन इंटरनेशनल सोसाइटी गेट्स फॉर्म्ड when countries learn to cooperate, learn to follow rules, norms, and commonly accepted practices and patterns of behavior, even in the absence of a centralized authority. This is how an international society gets formed. So these commonly accepted rules, these norms, these commonly agreed upon practices and pattern of behavior, they are extremely important. और इन्हें, इन कॉमनली एक्सेप्टेड नॉर्म्स को, रूल्स को, इन पैटर्न ऑफ बिहेवियर को, इन कॉमनली अग्रीड अपॉन प्रैक्टिसेस को हेडली बुल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। हेडली बुल कॉल्स दीज थिंग्स इंस्टीट्यूशंस, और वे कहते हैं कि इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस ओनली दैट द इंटरनेशनल सोसाइटी इमर्जेस, दैट एस्टैब्लिशिंग एन इंटरनेशनल सोसाइटी इज पॉसिबल। लेकिन यहाँ आपको समझना है कि हेडली बुल के द्वारा इंस्टीट्यूशन की एक बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया जाता है। द डेफिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन विच हेडली बुल एक्सेप्ट्स, दैट डेफिनेशन इज वेरी ब्रॉड। हेडली बुल के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन का मतलब सिर्फ फॉर्मल रिटन इंटरनेशनल लॉ या फॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इंस्टीट्यूशन डज नॉट मीन ओनली फॉर्मल रिटन रूल्स, फॉर्मल रिटन इंटरनेशनल लॉ और फॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं। इंस्टीट्यूशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता। इंस्टीट्यूशन के डेफिनेशन में अनरिटन रूल्स भी आते हैं, नॉर्म्स भी आते हैं, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, प्रैक्टिसेस भी आते हैं, जिन रूल्स को, जिन नॉर्म्स को, जिन पैटर्न ऑफ बिहेवियर को कॉमनली एक्सेप्ट किया जाता है और कॉमनली प्रैक्टिस किया जाता है। अपने बुक द एनार्किकल सोसाइटी में हेडली बुल 5 तरह के इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। ही सेज दैट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और ये 5 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है? पहला, बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन। दूसरा, इंटरनेशनल लॉ। तीसरा, डिप्लोमेसी। चौथा, वॉर। हेडली बुल सेज दैट कुछ सर्कमस्टांसेस में, कुछ सिचुएशंस में वॉर भी इंटरनेशनल ऑर्डर और पीस को मेंटेन करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए जरूरी हो जाता है। तो वॉर को भी हेडली बुल एक इंस्टीट्यूशन के कैटेगरी में रखते हैं। और पांचवा है मैनेजमेंट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द ग्रेट पावर मैनेजमेंट। These are the 5 institutions which are present in international system, और इन्हीं institutions के होने की वजह से इंटरनेशनल सोसाइटी एक्सिस्टेंस में आती है, और ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है ये प्रॉपरली वर्क करता है। एंड वी सी ऑर्डर, वी सी स्टेबिलिटी, एंड वी सी पीस इन एन इंटरनेशनल सिस्टम which is basically anarchical in nature. So this was all about Headley Bull. I hope it is clear to you. If you have watched the video till here, then please give us your feedback. और वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स की जानकारी भी देना चाहूँगा। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए, यूजीसी नेट एचआरएफ के एग्जाम्स में पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है। इस कोर्स में हम पॉलिटिकल साइंस के सभी 10 यूनिट्स को डिटेल्ड और एग्जॉस्टिव वे में कवर कर रहे हैं। दिस कोर्स इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं, या इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तब आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।